देशी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2 दौरे के दूसरे दिन असम में पीएम मोदी। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का आरोप तय। सांसद शशि थरूर ने पीएम योजना पर उठाए सवाल। अरुणाचल में जासूसी नेटवर्क का खुलासा। दिल्ली में ईवी पॉलिसी लाएगी सरकार। घने कोहरे उड़ाने प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री असम को देंगे कई बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री असम को देंगे कई बड़ी सौगात। शहीदों को श्रद्धांजलि समेत कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री असम को देंगे कई बड़ी सौगात। शहीदों को श्रद्धांजलि समेत कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमोनिया यूरिया परियोजना के लिए भूमि पूजन करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या जानकारी प्रधानमंत्री के असम दौरे को लेकर? अखिलेश जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ जी, कंटिन्यू करें प्लीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के अपने दूसरे दिन दौरे पर है और दूसरा असम के लिए बेहद खास और ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम को कई बड़े सौगात देंगे और इनमें कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिससे वहां के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। करीब 11,000 करोड़ की लागत से बनने वाले अमोनिया यूरिया परियोजना की आज आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे, जिसे कहा जा सकता है
कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके लिए एक ऐतिहासिक मौका होगा जब किसी पूर्वोत्तर के राज्य में असम वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल फैक्ट्री का प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री असम के उन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे जो शहीद असम के आंदोलन में अपनी लड़ते हुए अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिया था, उनको श्रद्धांजलि के असम के लिए याद भी किए। सबसे खास बात आज प्रधानमंत्री के दौरे में यह है कि अमोनिया और यूरिया परियोजना के जो आधारशिला रखेंगे, जिसके निर्माण कार्य में करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जब ये केमिकल फैक्ट्री बनकर तैयार होगी, करीब 12 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा, जो असम समेत तमाम पूर्वोत्तर राज्य हैं उन सभी जगह किसानों को फायदा मिलेगा। यूरिया की सप्लाई होगी, अमोनिया की सप्लाई होगी और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनकी निर्भरता यूरिया, अमोनिया के और खाद्य पदार्थों के लिए दूसरे राज्यों पर रहती थी, वो खत्म होगी, इससे वहां का विकास बढ़ेगा। और इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा समेत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं तमाम लोग भी वहां पर आमंत्रित गए हैं, वो भी रहेंगे। इसे असम के जो नामरूप औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर इसका डेवलपमेंट कार्य होगा, जहां पर इसका निर्माण कार्य होगा, तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री इसके अलावा कई और कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि कल प्रधानमंत्री ने असम के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का निरीक्षण किया था और उसका उद्घाटन किया था। आज केमिकल फैक्ट्री का आधारशिला रखेंगे, जिससे पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के किसानों के लिए बड़ी उम्मीद होगी और युवाओं को का नया रास्ता खुलेगा। तन्वी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। और बता दें, असम दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम को देंगे कई बड़ी सौगात। अमोनिया यूरिया परियोजना के लिए करेंगे भूमि पूजन। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर डॉन हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा ने की अपील। पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह से हसीन मस्तान ने अपील की है। हसीन ने कहा, ये मेरी कहानी है, मेरे पिता की नहीं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे उनसे ना जोड़ा जाए। दिन बच्चों का अपहरण हो रहा है, दंगे हो रहे हैं। अपील करते हुए कहा कि कानून सख्त होना चाहिए, अपराधियों को अपराध करने से भी डर। अपील करते हुए कहा, कानून सख्त होना चाहिए। दिल्ली से खबर, डॉन हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा ने की है अपील। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे उनसे ना जोड़ा जाए। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे जोड़कर ना देखा जाए।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी मामले को लेकर? देखिए, मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन के तौर पर जाने वाले मस्तान मिर्जा के नाम से सभी वाकिफ हैं और अब उनकी बेटी आसिम के तरफ से हसीन मस्तान मिर्जा के तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। उस वीडियो में तमाम तरह की बातों को कहा गया है और इसमें ये भी कहा गया है कि उनके साथ जो भी हुआ है उसको उनके पिता की शख्सियत से जोड़कर ना देखा जाए। मिर्जा के तरफ से ये भी कहा है कि मस्तान की बेटी की तरफ से कि जब 1996 में उनकी शादी कर दी गई थी तो उस समय वो नाबालिग हुआ थी, जबकि उनके बाप की उम्र मस्तान की उम्र हाजी मस्तान की उम्र की जो मौत हुई थी वो 1994 में हुई थी। उसके बाद हसीन की शादी की गई थी, एक ऐसे व्यक्ति के साथ की गई थी जो उनको मारता था, पीटता था, तमाम तरह के उनके शोषण करता था, दुष्कर्म करता था और इसके साथ ही साथ उनके पिता हाजी मस्तान के नाम का इस्तेमाल कर तमाम संपत्तियों को भी उसने मुंबई के अंदर इकट्ठा किया था और तमाम तरह से उनको प्रताड़ित किया गया। इसको लेकर कई बार उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, दर दर भटकती रही, कई जगह गुहार लगाई, न्याय के लिए गई, लेकिन उनको कहीं से भी कोई भी तरह की गुहार नहीं मिली और ना ही किसी तरह की राहत मिली। वो अब तक उन तमाम आरोपों की सप्ताह से झेलती रही। इसके बाद मस्तान बेटी की तरफ से अब एक वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील की गई है कि उनके साथ जो भी कृत्य किए गए उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अब तक वो भटकती रही, कहीं से उनको न्याय नहीं मिला है, तो उस न्याय के लिए जिस तरह के सख्त कानून बने हैं कानून के तहत कार्रवाई हो ताकि उनके साथ जो हुआ है अब किसी और बेटी के साथ ना हो। सीधा तो उनका कहना है कि 1994 में जब उनके पिता की मौत हुई तो 2 साल बाद 1996 में उनके मामा के लड़के के साथ शादी उनकी कर दी गई थी, वो उससे बहुत नाबालिग थी, लेकिन उसके बाद उनके साथ तमाम तरह घरेलू हिंसात्मक कार्य किए गए, कई बार उनका शोषण किया गया, कई बार उनका दुष्कर्म किया गया। इस तरह के तमाम आरोपों के साथ उन्होंने अपील की है और इसमें एक खास कर अपील करते ये भी कहा है कि जो हसीन मिर्जा बेटी हाजी मस्तान है इस पूरे एंगल में उनके पिता का नाम ना जोड़ा जाए। उनके पिता ने कई ऐसे अच्छे मुंबई कार्य किए हैं जिनके लिए आज भी उनका नाम लिया जाता है, लेकिन उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं, उनके साथ जो अपराध हुआ है उस अपराध करने वाले को सजा मिलनी चाहिए और उसमें शामिल जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक इस तरह की नहीं हुई। इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील की गई। अब ये देखना होगा कि हाजी मस्तान कभी अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम से मुंबई में जो चाहते थे वो कर लेते थे, आज उनकी बेटी न्याय के लिए दर दर भटक रही है और वो गुहार प्रधानमंत्री गृह मंत्री लगा रही है। अब ये देखना होगा क्या उसकी गुहार पर जो भी उसका शोषण उसके साथ अपराध और प्रताड़ित और कृत्य करने वाले लोग हैं क्या कार्रवाई होती, इसके लिए इंतजार करना होगा। आपका जानकारी साझा करने के लिए और बता दें आपको कि गुहार लगाई गई है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे मेरे पिता से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली में जहरीली हवा का कहर लगातार जारी, आज भी 400 पार वायु गुणवत्ता सूचकांक। जहरीली हवा ने आज भी पूरे दिल्ली शहर को ढका। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली सूचकांक किया जारी। वजीरपुर इलाके का वायु गुणवत्ता सूचकांक रहा सबसे अधिक। आनंद विहार का 438 और चांदनी चौक का 455 रहा सूचकांक। आईटीओ का 405 और लोधी रोड का 359 रहा सूचकांक। वजीरपुर का 449 रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक। आईटीओ का 405 और लोधी रोड का 359 रहा सूचकांक। वजीरपुर का 449 रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से दिल्ली की आबोहवा जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, लोग कहीं ना कहीं इस दूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है। देखिए, ऐसी दिल्ली के लोगों पर दो तरह का इस समय खतरा मंडराया हुआ है। एक तो वायु की गुणवत्ता खराब है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो दूसरी तरफ ठंड का कहर भी लगातार जारी है। दिल्ली के लोग लगातार प्रदूषण की वजह से परेशान है और वायु गुणवत्ता सूचकांक दिल्ली का ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। वायु लगातार प्रदूषित बनी हुई है और इसका गुणवत्ता सूचकांक भी लगातार 400 के पार दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़ने के साथ साथ कई इलाकों में जहरीली हवा आज देखी गई है और जहरीली हवा का पूरा घना कोहरा टाइप का दिल्ली के कई इलाकों में छाया हुआ है। इसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र इस बार घोषित किया गया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से वजीरपुर इलाके को वायु गुणवत्ता के सूचकांक के लिहाज से सबसे खराब स्थिति में दर्ज किया गया और कहा गया है कि इस इलाके का 49 गुणवत्ता सूचकांक रहा है, जो बेहद खराब है और इस एरिया का हवा जहरीली हो गई। इसके अलावा आनंद विहार का एक ऐसा इलाका है जहां पर अंतरराज्यीय बस अड्डा है। इसकी वजह से यहाँ पर प्रदूषण सदैव ज्यादा रहता है। इस समय भी 438 के आसपास वायु प्रदूषण बना हुआ है। चांदनी चौक इलाके में प्रदूषण हर समय रहता है। वहां पर वाहनों की आवाजाही और वाहनों की भीड़ जाने की वजह से इस समय भी 455 वायु गुणवत्ता सूचकांक बना है। आईटीओ चौराहा और ऐसा एक चौराहा माना जाता है जहां पर वीआईपी इलाके लुटे पार्लियामेंट की तरफ, संसद भवन की तरफ जाने वाले इलाके को इसी चौराहे से गुजरते अधिकतम लोग 405 वायु गुणवत्ता सूचकांक कहा जा रहा है। और लोधी रोड ऐसा इलाका है जहां पर काफी पेड़ पौधे हैं, गार्डन्स हैं। लोग मॉर्निंग में आते हैं। दिल्ली के जो वीआईपी लोग हैं वो इंडिया गेट से लोधी रोड तक मॉर्निंग वॉक करते हैं और यहाँ का भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 359 बना हुआ, उसे भी खराब कहा जा रहा है। आमतौर पर वायु गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर एक से लेकर 150 के बीच में रहता है और यहाँ के इस इलाके को, गेट से लोधी रोड के इस इलाके को लोग आम तौर पर मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर पर टहलने के लिए इस्तेमाल करते हैं और सबसे मुफीद दिल्ली वाले मानते हैं। फिलहाल यहाँ का भी वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब स्थिति में है। फिलहाल इन तमाम चीजों से निपटने के लिए दिल्ली की सरकार चुनौतियों का सामना करने के लिए तमाम तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रही है। एयर प्यूरिफाइड जो लोधी रोड पर भी लगा है, आईटीओ के पास भी लगा है, कनाट प्लेस में भी लगा है। इनके सेंटर्स को तेजी के साथ एक्टिवेट करके वायु गुणवत्ता सूचकांक को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। एंटी मास गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनसे सड़कों पर पानी का बौछार किया जा रहा है कि वायु प्रदूषण कम हो, गुणवत्ता ठीक हो, लोगों को सांस लेने में राहत है और जो सांस बीमारी से बच्चे बुजुर्ग इससे 2-4 हो रहे हैं, उनको मुश्किल सामना करना पड़ रहा है, उन्हें राहत मिले। लेकिन किसी भी तरह की राहत फिलहाल मिलती नहीं दिख रही है। अब दिल्ली सरकार ये लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से दिल्ली के ऊपर कृत्रिम वर्षा कराई जाए, जो वायुमंडल में जिस तरह से वायु में प्रदूषण बढ़ा है वो रास्ते बहकर नीचे जाए। लेकिन ये कब तक दिल्ली सरकार कर पाती है, कृत्रिम बारिश कराने में कब कामयाब होती है, वायु गुणवत्ता सूचकांक कब उतरता है और दिल्ली
को इन सब चीजों से कब राहत मिलती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन दिल्ली सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और दिल्ली वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि लगातार दिल्ली में जहरीली हवा का कहर जारी है और कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जोल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर फर्रुखाबाद से है, जहां गंज में राज्य कर विभाग के विशेष अनुसंधान शाखा ने कर चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शासन के निर्देशों पर अमल करते हुए विभाग की टीम ने 3 प्रमुख प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापेमारी की है, जिस क्षेत्र में व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। प्रतिष्ठान पर हुई कार्रवाई पर यह छापेमारी राज्य कर विभाग के अधिकारियों के निर्देशन में जनता टोबैको कंपनी, कामगंज टोबैको और अंशुल रस्तोगी तंबाकू प्रतिष्ठान पर की गई जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद स्टॉक का मिलान रजिस्टरों से किया तो तीनों प्रतिष्ठानों पर अनियमितता मिली है। करोड़ों का अवैध स्टॉक बरामद हुआ है। संयुक्त आयुक्त शैलेंद्र कुमार उनकी टीम ने बताया कि जांच में लगभग 80,000 किलोग्राम कच्ची तंबाकू का स्टॉक रजिस्टर से लाया गया है। बरामद किए गए अतिरिक्त स्टॉक की अनुमानित कीमत करीब 43 लाख रुपए आकी गई है। तंबाकू व्यापार में करप्शन को रोकने के लिए एक बार फिर इटावा एसआईपी टीम ने कायमगंज में छापामारी की है, जिसमें हमारे डीसी शैलेंद्र सिंह, एसी जितेंद्र कुमार और एसी सचल अमित त्यागी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 3 फर्म जनता टोबैको कंपनी, कायमगंज टोबैको ट्रेडर्स और अंशुल रस्तोगी, जो एक ही परिवार से संबंधित है और व्यापार भी एक ही परिसर में था, पर कार्रवाई की है। डाटा एनालिसिस और रेकी के आधार पर ये पाया गया कि फर्म द्वारा बड़ी मात्रा में करप्शन किया जा रहा है। बाना से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में छात्राओं ने किया जागरूक। घने कोहरे और धुंध से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव की जानकारी साझा की है। आर्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने कचहरी चौराहे पर किया जागरूक। आरटी सौरभ कुमार ने ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में दी जानकारी। छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों से की अपील। लोगों को सुरक्षित वाहन चलाने के लिए लोगों ने दिलाई शपथ। वीडियो बनाने की जगह घायलों को पहले अस्पताल पहुंचाने की अपील की है। घायलों को अस्पताल पहुंचाएं, आदर्श नागरिक का फर्ज निभाएं। अपर पुलिस अधीक्षक ने छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सड़क में दुर्घटनाओं में कमी लाते हुए एक बेहतर भविष्य की ओर
बेहतर भविष्य की ओर लखनऊ से खबर जहां पर काफ सिर्फ मामले में एनडीपीएस के तहत मुकदमे की तैयारी है। एनडीपीएस के तहत आरोपियों पर मुकदमे दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। बर्खास्त सिपाही समेत 3 पर एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज होगा। शुभम जायसवाल पर एनडीपीएस एक्ट की धारा बढ़ाएगी। एसटीएफ बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह पर एनडीपीएस की धारा बढ़ाएगी। अमित टाटा समेत सभी आरोपियों पर एनडीपीएस की धारा बढ़ाई जाएगी। एनडीपीएस की धाराएं बढ़ाने के बाद गैंगस्टर लगाना हो जाएगा आसान। गाजियाबाद में भी आरोपियों पर एनडीपीएस की चल रही है तैयारी। पिछले साल लखनऊ में दर्ज हुई थी आरोपियों पर एफआईआर। शुभम जायसवाल पर एनडीपीएस एक्ट की धारा बढ़ाएगी एसटीएफ। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह पर एनडीपीएस की धारा लगाई जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? मनीष, ये आवाज आ रही है आपको? जिस प्रकार से कोर्ट के द्वारा जैसे ही ये कहा गया कि कब सिरप है और नशीले कब सिरप है के कोर्ट के आदेश के बाद ही जो एसटीएफ के द्वारा जो है जो भी इसमें आरोपी हैं उनके ऊपर एनडीपीएस के तहत जो है की धारा बढ़ाने की कार्रवाई जो है चालू कर दी गई है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि शुभम जायसवाल, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित टाटा के ऊपर सबसे पहले जो है एनडीपीएस के तहत जो है मामला दर्ज होगा। पुलिस महकमे के आला अधिकारियों को मानना है कि एनडीपीएस मामले के दर्ज के बाद जो है आरोपियों के ऊपर गैंगस्टर लगाने के लिए आसानी हो जाएगी। जिस प्रकार से देखा जाए इन 3 लोगों के ऊपर जो है एनडीपीएस के तहत जो है की धारा बढ़ेगी। वहीं वह बाकी जो आरोपी हैं, बाकी जो राज्यों से बाकी लोगों के ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं, गिरफ्तारियां की गई हैं, उनके ऊपर धाराएं बढ़ेंगी। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से कब सिरप का मामला काफी उत्तर प्रदेश में तूल पकड़ चुका है, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव जिस प्रकार से लगातार बयान दे रहे थे कि बाबा का बुलडोजर कहाँ है, उसी प्रकार से बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मीडिया के सामने मुखातिब होकर के जिस से उनका आरोप रहा कि ये सभी लोग जो है समाजवादी पार्टी से जुड़े थे और ये जितने भी माफिया हैं सब समाजवादी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ फोटो इनकी पाई गई। तो उसी प्रकार से अखिलेश यादव ने भी कल मीडिया के सामने मुखातिब होकर कहा कि अगर वो मेरे साथी हैं उसके तब उनके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए, फोटो तो कोई किसी के साथ खिंचवा सकता है। तो इस प्रकार के बयान एक दूसरे पर चल रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से घेर रही कि बड़े नेताओं को, बड़े लोगों को जो है बचाने की पूरी तैयारी कर रही है और इसी के तहत जो है एसआईटी गठित की गई है और जिससे कि जो मुख्य आरोपी उनको बचाया जा सके। तो लेकिन जिस प्रकार का ये मामला है वहाँ पर एसटीएफ, ईडी और
वहीं पर एसआईटी तीन टीमें जो है इस पर लगातार जो है जांच कर रही है। अब ये देखने में जिस प्रकार से अब तक 128 लोगों के नाम जो है और 700 फर्में जो के करीब जो है वो मामले अब तक ईडी के द्वारा खोले जा चुके हैं और एसआईटी के जांच में पाए जा चुके हैं। अब ये देखना है किस प्रकार से ये लगातार ये नेक्सस जो देश विदेश तक फैला है, इसमें और कितने लोगों के खिलाफ मामले दर्ज होते हैं और कितनी गिरफ्तारियां होती है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए मनीष जी। और बता दें आपको कि एनडीपीएस की धारा बढ़ाने को लेकर कहा गया है। गाजियाबाद में भी आरोपी पर एनडीपीएस की चल रही है तैयारी। प्रयागराज से खबर जहां पर खेलो प्रयागराज महापौर कप का होगा आयोजन। 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। दोपहर 3 बजे होगा खेल का शुभारंभ। मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में होगा इसका आगाज। होगा समापन समारोह। शहर में खिलाड़ी जागरूकता अभियान चलाएंगे। मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में होगा इसका आगाज। शहर में खिलाड़ी जागरूकता अभियान चलाएंगे। खेलो प्रयागराज महापौर कप का होगा आयोजन। दोपहर 3 बजे होगा शुभारंभ। मदन मोहन मालवीय दोपहर 3 बजे होगा खेल का शुभारंभ। खेलो प्रयागराज महापौर कप का होगा आयोजन। दोपहर 3 बजे होगा खेल का शुभारंभ। मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में होगा आगाज। दोपहर 3 बजे होगा खेल का शुभारंभ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी संवाददाता मधुर तरवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, क्या कुछ जानकारी है इस खेल को लेकर? महापौर कप का आयोजन होने जा रहा है। ये जो है ये 25 दिसंबर में शुरू होकर के और 6 जनवरी तक ये रहने वाला है। 25 दिसंबर को उसका शुभारंभ उद्घाटन किया जाएगा। दिन में लगभग 3 बजे अपराह्न 3 बजे इसका उद्घाटन होगा और ये मदन मोहन मालवीय स्टेडियम है, इसका आयोजन किया जाएगा और वही सारे जितने भी खेल होंगे वहीं पे होंगे। 6 जनवरी को जो है इसका समापन समारोह होगा और ये ऐसा दूसरी बार हो रहा है। इसके पहले जो है तो प्रयागराज के महापौर जो इस समय गणेश केसरवानी जी हैं, उन्होंने इसका आयोजन एक बार पहले भी किया था। काफी भव्य तरीके से इसका आयोजन किया गया था और देश से भी यहाँ पूरे प्रदेश से मैं आपको बता दूं यहाँ पे सारे खिलाड़ी इकट्ठा हुए थे। उन्होंने आकर के काफी उम्दा यहाँ पे प्रदर्शन किया था और उसी तरीके से उसी आधार पे इसको और आगे बढ़ाते हुए इस बार भी इसका आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर के महापौर ने नगर निगम में एक जो है बैठक आयोजन किया था जिसको लेकर के सभी अधिकारी वहाँ पे सम्मिलित हुए। उसमें इस प्रस्ताव को पास किया गया कि 25 तारीख से लेकर 6 जनवरी तक इसका खेल का एक बार फिर से यहाँ पे आयोजन किया जाएगा और उसको लेकर के नगर निगम पूरी तरह से मुस्तैद है। उसके
जो खिलाड़ी आएंगे वो जो है पूरे शहर में इस खेल को लेकर उसका जागरूकता अभियान इसका प्रचार करेंगे, जिससे लोगों को जन जन तक लोगों को बात पहुंच पाए कि ये जो खेल होने वाला है यहाँ पे प्रयागराज में आयोजन एक बार फिर से होने वाला है। पिछली बार भी इसका आयोजन हुआ था, काफी भव्य तरीके से हुआ था और समापन समारोह में इसमें जो केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो यहाँ पे आए थे। तो इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़े लोग जो उत्तर प्रदेश की यहाँ शिरकत करती हैं, उसके साथ साथ प्रयागराज के जो महापौर है वो पूरी तरीके से उनके नेतृत्व में इस खेल का जो आयोजन किया जाएगा। और जैसा कि मैं एक बार फिर से बता दूं कि 25 दिसंबर से प्रारंभ होकर के और ये 6 जनवरी तक चलेगा, जिसका उद्घाटन जो है 25 जनवरी को और 6 जनवरी को जो 25 दिसंबर को 6 जनवरी को उसका समापन समारोह होना है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए मधु दरबारी। और बताते खेल प्रयागराज महापौर कब का होगा आयोजन। छह दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर बदमाश। आधा दर्जन बदमाशों ने लूट को दिया था अंजाम। हापुड़ से आपको बता देते हैं, जहां पर हाईवे पर 85 लाख की लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों की कई जिलों में तलाशवारी। 6 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है बदमाश। बदमाशों ने लूट को दिया था अंजाम। पेलकुआ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर हुई लूट। बदमाशों कई जिलों में तलाश जारी। पेलकुआ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर हुई थी लूट। हाईवे पर 85 लाख की लूट का मामला। आधा दर्जन बदमाशों ने दिया था लूट को अंजाम। हापुड़ से जहां पर रोडवेज में 2 लोगों के बीच हुई मारपीट। सड़क से लेकर थाने के अंदर तक भिड़े। मारपीट के दौरान सड़क पर जाम लगा। बाइक से टक्कर लगने पर हुई मारपीट। नगर कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सड़क से लेकर थाने के अंदर तक भिड़े लोग। बाइक से टक्कर लगने को लेकर हुई मारपीट। नगर कोतवाली के तहसील चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
रोडवेज में 2 लोगों के बीच हुई मारपीट। सड़क से लेकर थाने तक लगा जाम। बाइक से टक्कर लगने पर हुई मारपीट। अंदर सड़क से लेकर थाने के अंदर तक भिड़े। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुद्रपुर से है, जहां पर दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब रिहायशी इलाकों में मकानों पर कब्जा करना उनके लिए बेहद आसान हो गया है। ताजा मामला शहर के पौसवास विकास कॉलोनी से सामने पर गुंडागर्दी की सरेआम तस्वीरें देखने को मिली। यहां दबंगों ने एक के बाद एक मकान के कई ताले काटे और बेखौफ होकर घर के अंदर घुसकर अपना कब्जा जमा लिया। पीड़ित मकान मालिक राजवाला ने इस घटना के बाद न्याय के लिए एसएसपी कार्यालय में गुहार लगाई है। राजवाला का आरोप है कि कब्जाधारी पूरी तरह बेखौफ थे और उन्होंने पुलिस का कोई डर नहीं दिखा। इस मामले में स्थानीय पुलिस चौकी प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि गुंडागर्दी के दौरान पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आई। ये एक अभी महिला आई थी, एक उसका अपनी कंप्लेन थी उसकी कि मेरे घर के कुछ भाग पे किसी और व्यक्तियों द्वारा, उसके देवर द्वारा कब्जा कर दिया गया है। तो साथ में वो कोर्ट ऑर्डर भी जो विपक्षी द्वारा यथास्थिति के थे वो भी लेके आई थी। तो इस संबंध में चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी को बता दिया गया है और वो कंप्लेन अभी दे रही है अपनी, और जो भी लीगल एंगल्स को देखकर सही होगा वही कार्रवाई करेगी। बलिया से खबर, जहां पर और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। आयुष हत्याकांड के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। 5 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस में 5 में 4 लोगों को गोली लगी है। महिला समेत आरोपियों को पहले भी पुलिस जेल भेज चुकी है। एक आरोपी मऊ कोतवाली में किया गया है आत्मसमर्पण। बलिया से खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़।
एक आरोपी मऊ कोतवाली से किया है आत्मसमर्पण। मुठभेड़ में 5 में से 4 को लगी है गोली। आज दिनांक 21 दिसंबर 2025 को अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में थाना उभाव पुलिस को जानकारी मिली कि एक चैनपुर के पास में जो मधुबन मार्ग को जाती है, कुछ बदमाश इकट्ठा होकर एक घटना को कारित करने के अंजाम में इकट्ठा हुए हैं। उसी क्रम में थाना उभाव की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उसी दौरान देखा कि 2 4 पहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। उसमें एक व्यक्ति भागता हुआ अंदर जाता है, चिल्लाता है कि पुलिस को मारो। पुलिस ने घेर लिया है। पुलिस ने तत्काल इन बदमाशों को चेतावनी देते हुए बताया कि आप लोग घिर चुके हैं और अपना सरेंडर कर दो। इसी क्रम में बदमाशों के द्वारा सरेंडर ना करके पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। और इसी बीच आपको बुलंदशहर से खबर बता देते हैं। बुलंदशहर से खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। उर्फ पीटर मेरठ का है निवासी। बदमाश और पीटर मेरठ का है निवासी। आज ही साइट पर सूचना फ्लैश होने के बाद पहुंची पुलिस। आज इंस्पेक्टर कोतवाली देहात अपनी पुलिस बल के साथ सियाना रोड पर चेकिंग कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आए जिनको इन्होंने रोकने की कोशिश की है, तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश किया। पुलिस ने तत्काल पीछा किया और अन्य थानों को सूचित किया। सेल्टन बम्बा रोड पर जब पहुंचे तो सामने से गुलावटी की फोर्स भी आ गई। बदमाशों ने घिरते देखते हुए पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायरिंग किया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ। एक पुलिसकर्मी भी हुआ, जिसको अस्पताल भेजा गया। घायल बदमाश को भी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। आज इंस्पेक्टर कोतवाली देहात अपनी पुलिस बल के साथ चेकिंग कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आए जिनको इन्होंने रोकने की कोशिश की है, तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश किया। पुलिस ने पीछा किया और अन्य थानों को सूचित किया। सेल्टन बम्बा रोड पर जब पहुंचे तो सामने से गुलावटी की फोर्स भी आ गई। बदमाशों ने घिरते देखते हुए पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायरिंग किया। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ रियाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का